कहानी शुरू होती है साल 1913 में, जहां हमें लियोनहार्ड सेपाला नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक मशहूर स्लेड डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मुशर होता है। मुशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेड को डॉग्स के साथ चलाता है और बर्फीले रास्तों पर लंबा सफर तय करता है। सेपाला का जीवन पूरी तरह स्लेड डॉग्स के इर्द गिर्द घूमता है। सेपाला के यहाँ साइबेरियन हस्की ब्रीड के पपीज का एक झुंड होता है, जिनमें से एक पपी बाकी सभी से बहुत कमजोर होता है। सेपाला उसे अपने पास नहीं रखना चाहता क्योंकि उसका मानना होता है कि अलास्का जैसे सख्त माहौल में कमजोर डॉग्स जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि उस पपी को एक मौका दिया जाए और उसी का नाम टोगो रखा जाता है। वक्त के साथ टोगो बड़ा होने लगता है, लेकिन वह बेहद शैतान और नाकाबू निकलता है। उसमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता और वह सेपाला की किसी बात को नहीं मानता। सेपाला की पत्नी चाहती है कि टोगो को स्लेड डॉग बनाया जाए, लेकिन सेपाला को यकीन होता है कि यह नामुमकिन है। सेपाला को लगता है कि अब टोगो को अलविदा कहने का समय आ गया है और वह उसे अपने एक दोस्त को दे देता है। लेकिन अगले ही दिन वह दोस्त टोगो को वापस ले आता है और कहता है कि यह एक शैतान कुत्ता है जिसे संभालना मुश्किल है। टोगो के लौटने से सेपाला बिल्कुल खुश नहीं होता, जबकि उसकी पत्नी को बहुत खुशी होती है। असल में टोगो सेपाला के हर काम में रुकावट बन जाता है और उसे परेशान करने लगता है। जब भी सेपाला अपने डॉग्स को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है तो वह टोगो को भी बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। लेकिन टोगो किसी तरह जमीन के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उसी जगह जा पहुंचता है जहां सेपाला स्लेड प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के वहां पहुंचते ही पूरी प्रैक्टिस खराब हो जाती है और एक बार सेपाला खुद पानी में भी गिर जाता है। इससे परेशान होकर सेपाला टोगो को कमरे में बंद कर देता है ताकि वह बाहर न जा सके। लेकिन अगले ही दिन टोगो रोशनदान से भाग निकलता है और फिर से स्लेड प्रैक्टिस वाली जगह पहुंच जाता है। सेपाला देखता है कि टोगो के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वह उसे स्लेड पर बैठा देता है क्योंकि यह इलाका खतरनाक जंगल से भरा होता है जहां जंगली जानवर मौजूद होते हैं और खून की गंध से कोई भी टोगो पर हमला कर सकता है। लेकिन टोगो स्लेड पर बैठना नहीं चाहता, बल्कि बाकी डॉग्स के साथ दौड़ना चाहता है। मजबूरी में सेपाला को टोगो को भी बाकी डॉग्स के साथ बांधना पड़ता है। सेपाला हैरान रह जाता है जब वह देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी सभी डॉग्स से कहीं ज्यादा होती है। इसी वजह से उसे टोगो को आगे बांधना पड़ता है, लेकिन वहां भी उसकी स्पीड सबसे तेज रहती है। घर पहुंचते पहुंचते टोगो पूरी टीम से सबसे आगे होता है, जिसे देखकर सेपाला बेहद खुश और हैरान हो जाता है। सेपाला अपनी पत्नी को बताता है कि टोगो सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है जिसने सभी को पीछे छोड़ दिया है। टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सेपाला अलास्का में होने वाली लगभग सभी चैंपियनशिप्स जीत लेता है। बहुत जल्द सेपाला और टोगो दोनों ही पूरे अलास्का में मशहूर हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और पूरे 12 साल निकल जाते हैं और अब साल होता है 1925। एक दिन जब सेपाला अपनी डॉग टीम के साथ शहर लौटता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक भयानक महामारी फैल चुकी है जो खास तौर पर बच्चों को प्रभावित कर रही है। इस बीमारी का नाम डिप्थीरिया होता है। इस हालात को देखते हुए मेयर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है जिसमें सेपाला भी शामिल होता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी एंटीटॉक्सिन मौजूद है, लेकिन वह नेनाना में है जो यहाँ से लगभग 600 मील दूर है। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर या जहाज से दवा लाना मुमकिन नहीं होता। मीटिंग में सेपाला से मौसम के बारे में पूछा जाता है तो वह बताता है कि लौटते वक्त उसने पहाड़ों के पार एक भयानक तूफान को आते देखा है जो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है। वह चेतावनी देता है कि यह तूफान बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। फिर भी सभी चाहते हैं कि सेपाला स्लेड लेकर दवा लेने जाए, लेकिन वह बिना कुछ कहे मीटिंग से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त एक डॉक्टर उससे लिफ्ट मांगता है और सेपाला उसे अपने स्लेड पर हॉस्पिटल तक छोड़ देता है। हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर झांकने पर वह देखता है कि कई बच्चे गंभीर हालत में भर्ती होते हैं और बिना दवा के उन्हें बचाना नामुमकिन है। यह दृश्य सेपाला को अंदर तक हिला देता है। घर लौटकर सेपाला रात को अपनी पत्नी से कहता है कि वह किसी भी हाल में दवा लेने जरूर जाएगा। उसकी पत्नी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वह जानती है कि इतने खराब मौसम में 600 मील का सफर करना खुदकुशी के बराबर है। लेकिन सेपाला का फैसला अब पक्का हो चुका होता है। सेपाला कहता है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि हॉस्पिटल में जिन बच्चों को उसने देखा था वह सभी उसके अपने लोग हैं और वह अपने साथ टोगो को भी ले जाएगा। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और वह खुद कह चुका है कि टोगो 150 मील का सफर भी मुश्किल से कर पाता है, जबकि यह सफर पूरे 600 मील का है। वह कहती है कि तुम टोगो से बहुत प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि उसकी मौत की वजह तुम बनो। लेकिन सेपाला टोगो के बिना जाने को तैयार नहीं होता और अगली सुबह वह अपनी पत्नी को अलविदा कहकर नेनाना के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सेपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ते हैं, तूफान और भी भयानक होता चला जाता है। बर्फीली हवा इतनी तेज होती है कि सेपाला को सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। टोगो सबसे आगे लीड कर रहा होता है और सेपाला लगातार अपनी टीम को आगे बढ़ते रहने के लिए हौसला देता रहता है क्योंकि उन्हें नेनाना पहुंचकर जितनी जल्दी हो सके दवा लेकर लौटना होता है। तभी वे एक बहुत गहरी ढलान पर पहुंचते हैं और अचानक टोगो रुक जाता है। सेपाला को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आगे देखने पर उसे एक बेहद गहरी खाई नजर आती है। टोगो ने उस भयानक तूफान में भी उस खाई को देख लिया था और इसी वजह से वह रुक गया था, जिससे सेपाला और पूरी डॉग टीम की जान बच जाती है। तभी सेपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून बह रहा होता है। इसके बावजूद टोगो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पूरा दिन सफर करने के बाद वे एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां एक डॉक्टर
डॉक्टर होती है। वह सेपाला को बताती है कि टोगो बेहद थक चुका है क्योंकि वह अब 12 साल का हो गया है और इतना लंबा सफर उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सेपाला का हौसला अब भी कमजोर नहीं पड़ता। अगली सुबह एक बार फिर सेपाला अपनी पूरी डॉग टीम के साथ आगे बढ़ता है और टोगो अब भी लीड कर रहा होता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है और समय तेजी से निकल रहा होता है। सेपाला शॉर्टकट रास्ते चुनता है ताकि वह जल्द से जल्द दवा तक पहुंच सके। इसी दौरान उसके सामने एक जमी हुई झील आ जाती है जो बेहद खतरनाक होती है और उसी दिशा से एक और भयानक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन सेपाला डरता नहीं है और अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का आदेश देता है। टोगो सबसे आगे रहते हुए उस जमी हुई झील पर तेजी से दौड़ता है जहां बर्फ उनके स्लेड के नीचे टूटने लगती है, लेकिन किसी तरह वे उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद वे एक और आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहां वे रात बिताने वाले होते हैं। उसी दौरान दिखाया जाता है कि सेपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है। वहां उसे बताया जाता है कि निनाना से मेडिकेशन भेज दी गई है और रास्ते में वह सेपाला से मिल जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि सेपाला शॉर्टकट रास्ता लेगा और अगर वह दवा ले जाने वाले से नहीं मिला तो वह बिना रुके आगे बढ़ता रहेगा। इससे उसका सफर और भी लंबा हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाती है। इधर सेपाला पूरी तरह थक चुका होता है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही होती हैं। उसके डॉग्स भयानक तूफान में भी बिजली की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। उसी समय ऊपर की ओर हेनरी होता है जिसके पास अब दवा मौजूद होती है। हेनरी नीचे से आते हुए सेपाला को देखता है और उसके पीछे दौड़ते हुए उसे आवाज भी लगाता है, लेकिन तेज बर्फीली हवाओं और तूफान की वजह से सेपाला उसकी आवाज नहीं सुन पाता क्योंकि वह आधी बेहोशी की हालत में होता है। हालांकि टोगो उसकी आवाज सुन लेता है। जब हेनरी को लगता है कि सेपाला उसे देखे बिना आगे निकल गया है, तभी वह देखता है कि सेपाला वापस लौट रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था और उसने सेपाला को पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार सेपाला को वह दवा मिल जाती है जिसके लिए वह इतनी दूर तक आया था। इसके बाद दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहां सेपाला का दोस्त उसे सलाह देता है कि वह टोगो को वहीं छोड़ दे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वह बताता है कि इस तूफान में उसने अपने कई डॉग्स खो दिए हैं और वह नहीं चाहता कि टोगो भी मर जाए, लेकिन सेपाला साफ मना कर देता है। सेपाला कहता है कि टोगो उसका लीड डॉग है और उसके बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसके बाद वे वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर उनके सामने वही जमी हुई खतरनाक झील आ जाती है। ये वही झील होती है जो उनके आने के समय टूट रही थी। अगर वे इस रास्ते से नहीं जाते तो उनका सफर एक दिन और लंबा हो जाता। इसलिए सेपाला इसी रास्ते से जाने का फैसला करता है। वह टोगो को आगे बढ़ने का इशारा करता है और सभी डॉग्स पूरी ताकत से जमी हुई झील को पार करने लगते हैं, लेकिन झील में पानी निकलने लगता है और अगर वे नीचे गिर गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। टोगो और उसके बाकी डॉग अपनी तेज रफ्तार से किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन झील से बाहर निकलने से ठीक पहले जिस जमी हुई बर्फ की सिल पर वे सब खड़े होते हैं वह पूरी तरह टूटकर अलग हो जाती है और अब उनके सामने गहरा पानी होता है। सेपाला तुरंत टोगो को उठाकर झील के उस पार फेंक देता है और उससे कहता है कि पकड़ो, ताकि बर्फ का वह टुकड़ा जिस पर सब खड़े हैं किनारे तक पहुंच सके। घायल होने के बावजूद टोगो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता है और उसी की वजह से बर्फ का वह टुकड़ा किनारे तक पहुंच जाता है और सबकी जान बच जाती है। इसके बाद वे इसी तरह अपनी जान पर खेलते हुए आगे बढ़ते हैं और एक आउटपोस्ट तक पहुंचते हैं जहां एक लेडी डॉक्टर मौजूद होती है। जब वह डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बताती है कि टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वह मरने के करीब है। ये सुनकर सेपाला को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वह टोगो से बहुत प्यार करता है। रात वहीं बिताने के बाद अगली सुबह जब वे आगे के सफर पर निकलते हैं तो सेपाला टोगो को आगे नहीं बांधता बल्कि उसे स्लेज पर बिठा देता है क्योंकि वह बीमार और कमजोर होता है। लेकिन टोगो स्लेज से उठकर फिर से अपनी जगह यानी सबसे आगे आकर बैठ जाता है और सेपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है और अपना सफर पूरा करना चाहता है। इसके बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ घंटों के सफर के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है कि सेपाला को कुछ भी दिखाई नहीं देता और न ही उसे रास्ते का अंदाजा रहता है। वह टोगो के पास जाकर कहता है कि अब वह रास्ता नहीं देख पा रहा और टोगो को ही उन्हें अगली आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सेपाला अपना पूरा चेहरा ढककर स्लेज पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ता रहता है। कुछ घंटों बाद टोगो भी रुककर बैठ जाता है और जब सेपाला देखता है तो सारे डॉग भी बैठ चुके होते हैं। वह टोगो के पास जाकर कहता है कि अगर वे यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो सब मर जाएंगे, लेकिन टोगो कोई जवाब नहीं देता और तभी सेपाला को दूर एक रोशनी दिखाई देती। सेपाला देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहाँ टोगो को पहुंचना था। ये देखकर सेपाला बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। सब लोग अंदर जाते हैं जहाँ टोगो पूरी तरह से थका हुआ और निढाल होता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुका होता है। यहाँ पर गनर नाम का एक और माशर होता है जिसे सेपाला की पत्नी ने भेजा था ताकि वह चेक पोस्ट पर पहुंचकर सेपाला से दवा लेकर शहर में उन बच्चों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत थी। रात को सब लोग वहीं आराम करते हैं और अगले दिन माशर दवा लेकर शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों में वह नोम शहर पहुंच जाता है जहां एक रिपोर्टर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि न्यूयॉर्क तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि एक माशर 600 मील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा
लेने गया। रिपोर्टर को लगता है कि यही वही टीम और वही डॉग है जिसने दवा लेने के लिए नोम शहर से यात्रा शुरू की थी, और वह यह खबर लिख देता है। नोम शहर की खबर सुनकर स्पाला की पत्नी थोड़ी निराश होती है। वहीं टोगो भी अब कुछ हद तक रिकवर हो जाता है और वह स्पाला और बाकी डॉग्स के साथ नोम शहर पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग टोगो और स्पाला को धन्यवाद देने आते हैं और वही बच्चे भी आते हैं जो आज उनकी वजह से बीमारी से ठीक हो गए। एक बच्चा टोगो को देखकर खुश होता है और स्पाला इस बात से इतना प्रभावित और भावुक हो जाता है कि घर से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। स्पाला अपनी पत्नी से कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत थी वह मेरी वजह से हुई। वह 12 साल का डॉग था और मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी पत्नी उसे बताती है कि टोगो के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता था। स्पाला कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वह जानता है कि टोगो के अलावा यह मिशन कोई पूरा नहीं कर सकता। अगली सुबह स्पाला अपने डॉग के साथ स्लेज प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये देखता है तो वह घर पर नहीं रुकता और लंगड़ाते हुए उस तक पहुंच जाता है। स्पाला समझ जाता है कि टोगो केवल स्लेज को पकड़ना नहीं चाहता था, बल्कि वह उसके साथ समय बिताना चाहता था। कुछ समय बाद जब टोगो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो स्पाला अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाता है। अगले 2 वर्षों में टोगो के कई पिल्ले हुए जिन्हें कई मार्शर्स लेने के लिए लाया गया और उन पिल्लों को एक नया नाम दिया गया। वह था स्पाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई। टोगो की मृत्यु के बाद भी स्पाला अपने डॉग्स को ट्रेन करता रहा। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत प्रसिद्ध रहा, लेकिन उसकी बहादुरी का श्रेय दूसरे डॉग को मिला जिसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में एक स्टैच्यू बनाया गया। बाल्टो भी स्पाला का ही नया डॉग था जिसे उसने पाला और ट्रेन किया था। 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और उसे हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम कहा गया। ये थी सच्ची कहानी टोगो की। टोगो ने साबित किया कि इस दुनिया में सबसे वफादार, ईमानदार, बहादुर और प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉग्स होते हैं।